वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 154 ऑफ BDTH नोवेल। क्योंकि पिछले एपिसोड में जियान निकल गया था पिल गैदरिंग के लिए, तो यहाँ से शुरुआत होने वाली है पिल गैदरिंग की। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा करने से आपको फ्यूचर का कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। चलो हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियान पहुंच गया था जॉन क्वांजी के रूम में। अब जॉन क्वांजी कौन थे? ये थे पिल टावर के एसोसिएशन हेड। इनकी पोजीशन होती है पिल टावर के 3 जाइंट हेड्स में से एक। कुछ समय बाद साओविंग के साथ 2 लोग और इस रूम में एंटर करते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि साओविंग जॉन क्वांजी की डिसाइपल है। उसके पीछे थी वो डैन क्लैन की डैन चैन, जो हमेशा टिमिड बिहेव करती थी। और एंड में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक लॉन्डे से। इसका नाम था सोंगचिंग और ये पिल टावर का सबसे यंगेस्ट एल्डर होता है। साथ ही में इसके मास्टर थे पिल टावर के फर्स्ट ग्रेट एल्डर। जैसे साओविंग और जियान के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जियान सेंस करता है कि सोंगचिंग उसे तीखी नजरों से देख रहा है। खैर उस समय इनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। जॉन क्वांजी ने इन चारों को यहाँ पे क्यों बुलाया है, वो इसका रीजन एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को इन लोगों ने सील करके रखा है। इस रीजन की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम पिल टावर से दुश्मनी मानने लगी है। ये लगातार स्टार्स की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करती है, जिस वजह से इसे ज्यादा समय तक कंटेन नहीं किया जा सकता। और जैसे ही सील्स को तोड़ के बाहर आएगी, इसका सबसे पहला टारगेट होगा पिल टावर। उस समय पिल टावर को बहुत बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। यहीं पे इन्वॉल्वमेंट आती है हॉल ऑफ सोल की। अगर पिल टावर का डिस्ट्रक्शन होगा तो अल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल बॉडीज को कैप्चर करेगा हॉल ऑफ सोल। ऐसा जॉन क्वांजी होने नहीं दे सकते थे। इस वजह से वो चारों लोगों से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। हमें और भी कई डिटेल्स जानने को मिली थी, लेकिन उन्हें जानने के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना होगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जॉन क्वांजी जियान को एक स्क्रोल देते हैं। इस स्क्रोल में वही स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट होता है जिसे जियान ने सीक्रेटली साइंग से लर्न किया था। हमें वहाँ पे ये भी मालूम पड़ता है कि जॉन क्वांजी और याओ चैन के बीच में फ्रेंडशिप थी, जिसके बाद जियान अपनी ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाता है। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट का। टाइम बहुत जल्दी फ्लो होता है और आज होने वाली है पिल गैदरिंग की शुरुआत, जिसे अटेंड करने के लिए जियान का ग्रुप निकल जाता है। यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। पिल गैदरिंग की लोकेशन इन रीजन के नॉर्दर्न पार्ट में थी। कुछ ही दिनों में जगह बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से भर गई थी। इस वजह से जब तक जियान का ग्रुप यहाँ पे पहुंचता है, उन्हें इंसानों का बस समुद्र दिखाई देता है। वह एग्जैक्टली उनके सरीसर दिखाई देते हैं। एक अर्थ शेकिंग नॉइज आसमान में जाता है, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गया था एक टेरिफाइंग सोनिक वेव में। इस नॉइज को 50 किलोमीटर के रेडियस से सुना जा सकता था। जियान का ग्रुप फ्लैश होकर अपीयर होता है कुछ बड़ी बिल्डिंग्स के टॉप पे। जब उनकी आंखें चारों तरफ गई थी, तो वो डिस्कवर करते हैं कि ये जगह एक 10,000 फुट बड़ा स्क्वायर है। इस ओपन ग्राउंड के ऊपर कई स्टोन प्लेटफॉर्म्स थे। ये हवा में ही सस्पेंडेड होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में से हल्की सी लाइट बाहर आती है, जिस वजह से थोड़े से मिस्टीरियस अपीयर होते हैं। ये जोंग सामने फ्लोट कर रहे इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं ये स्टोन प्लेटफॉर्म्स कॉम्पिटिटर्स की फाइनल सीट्स हैं। इन स्टोन प्लेटफॉर्म को अनगिनत आंखें देख रही होती हैं। ये सुन के जियान अपनी आईब्राउज को रेज करता है। वो कहता है फाइनल सीट्स। ये जोंग स्माइल करते हैं। वो कहते हैं ये पिल गैदरिंग एक एक्सट्रीमली ग्रैंड इवेंट है। भले इस पिल गैदरिंग में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से हर एक के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो इन स्टोन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सके। कंपटीशन ग्राउंड में एंटर करने से पहले स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 2 हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। ये कहने के बाद वो पॉइंट करते हैं बड़ी से स्क्वायर की तरफ। ये जोंग कहते हैं क्या तुम्हें वो डीप ग्रे कलर का स्पेस दिखाई दे रहा है? जियान की नजरें फॉलो करती है ये जोंग की डायरेक्शन की तरफ। उसे सच में एक डीप ग्रे स्पेस का पैच दिखाई दिया था। जब वो ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि स्पेस को फोर्सफुली किसी ने डिस्टॉर्ट करके रखा है। इस डिस्टॉर्टेड स्पेस के अंदर डीप ग्रे वेपर भरा हुआ है, जो सभी के आईसाइट्स को ब्लॉक कर रहा है। ये जोंग स्माइल करके पहली हर्डल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें टियर 5 का एल्केमिस्ट होना चाहिए। वो डीप ग्रे कलर का स्पेस पहली हर्डल है। उसे कहा जाता है फैंटेसी रियल्म हर्डल। उस डीप ग्रे वेपर को एक मैजिकल बीस्ट की बॉडी से बनाया गया है। उस मैजिकल बीस्ट का नाम होता है फैंटेसी सोल बीस्ट। ये वेपर सिर्फ नजरों को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि स्पिरिचुअल परसेप्शन में भी परेशानियां खड़ी करता है। एडिशनली उस स्पेस के अंदर एक और मिस्ट्री छिपी हुई है। उस स्पेस के अंदर बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं, जिस वजह से वो एक तरीके की भूल भुलैया बन जाती है। इसमें एंटर करने के बाद सेंसेस काफी ब्लरी हो जाती हैं। इसके अंदर खो जाना भी आम बात है, और जो गिवन टाइम में बाहर नहीं आ पाते, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का राइट खो देते हैं। जियान हल्के से नॉड करता है। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज सा एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। पिल गैदरिंग का सिलेक्शन मेथड सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये जोंग कहते हैं जो भी इस एनवायरमेंटल हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं, उनके पास पिल रियल्म में एंटर करने की क्वालिफिकेशंस होती हैं। पिल रियल्म की बात करते समय ये जोंग का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे। जियान कहता है पिल रियल्म। ये जोंग नॉड करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें बताया था कि सारे कंपटीटर्स एक स्पेशल रियल्म में एंटर करते हैं। उस रियल्म को ही पिल रियल्म बोला जाता है। ये जोंग नॉड करके कहते हैं पिल रियल्म में एक स्पेस है। बहुत समय पहले पिल टावर के एलिट दोशैंग ने इसे क्रिएट किया था, लेकिन ग्रेजुअली ये पिल रियल्म में एक खंडर बन गया।
गया, फिर भी ये पिलरियल में खजानों से भरी जगह है जो कि सभी अल्केमिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और नेचुरल ट्रेजर्स हैं जिन्हें बाहरी दुनिया में पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। जो भी अल्केमिस्ट उसके अंदर एंटर करने के लिए क्वालिफाइड होंगे उन्हें एक लिस्ट दी जाएगी। उस लिस्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होंगे। आप सभी को सिर्फ अपनी एबिलिटीज पे रिलाई करके पिलरियल के अंदर से उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बाहर ऑब्टेन करके आना है, क्योंकि उनका यूज स्पेशल स्टोन के एक्सचेंज में किया जाएगा, जिसके बाद आप पिलरियल से बाहर आ पाओगे और आपको मौका मिलेगा फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। जो आसमान में स्टोन प्लेटफॉर्म्स फ्लोट कर रहे हैं उनके ऊपर वही लोग जा पाते हैं जिन्होंने फाइनल हर्डल को क्रॉस करके रखा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि हर इंसान के पास उनके ऊपर खड़े होने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। जियान नोट करके तारीफ करते हुए बोलता है, ये पिल गैदरिंग सच में अपने नाम को डिजर्व करती है। खैर जैसे सिलेक्शन के दोनों राउंड्स खत्म होंगे, फालतू में भीड़ बढ़ाने वाले लोग कंपटीशन से हट जाएंगे। दोनों हर्डल्स को पास करने के बाद जो लोग बचे होंगे वही इस पिल गैदरिंग के टॉप एलिट्स होंगे। ये जोन कहते हैं पिल रियल्म के अंदर क्या होता है, इसमें पिल टावर बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। इस वजह से जब तक आप चुपचाप से छिप के काम करते हो इसके बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हालांकि इस तरीके का कंपटीशन एक्सट्रीमली हार्श है, लेकिन रियलिटी ऐसे कंपटीशन से भी बहुत मर्सीलेस है। अगर कोई इस तरीके के टेस्ट में सर्वाइव भी नहीं कर पाता तो फिर वो इस कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करके एक ट्रू एल्केमिस्ट गुरु कैसे बनेगा। ये जोन के चेहरे पे आ गई थी स्माइल। वो कहते हैं अगर तुम्हें प्रोफाउंड जोन सेक्ट का चैंशियन वहाँ पे मिलता है तो आप चाहो तो उसके ऊपर हमला कर सकते हो। जियान भी स्माइल करता है, लेकिन उसकी इन काली आंखों में कोल्ड ग्लैंड फ्लैश हुआ था। उस चैंशियन ने जियान की इन्फॉर्मेशन को हॉल ऑफ सोल को सेल किया है। जियान को एक ग्रज रिजॉल्व करनी होगी। जब जियान और येजोंग के बीच में बातचीत हो रही होती है, सामने के एरिया से एक लाउड गोंग की आवाज आती है। ये गोंग साउंड बहुत ही हैवी था। इतने सारे लोगों ने जो नॉइजी माहौल बना के रखा था वो भी इसकी वजह से पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है। गोंग साउंड के अपीयर होने के बाद ये बड़ा सा ग्राउंड साइलेंट मोड में चला गया था। हमें एक स्विच की आवाज सुनाई देती है। सभी की नजरें पॉज होती है उस बड़ी सी स्टोन स्टेज पे जो स्क्वायर के ईस्टर्न साइड पे है, क्योंकि वही वो जगह थी जहाँ पे पिल टावर के अपर एचेलॉन्स अपीयर होंगे। गोंग साउंड के साथ वेव आफ्टर वेव रशिंग विंड्स के साउंड सुनाई देते हैं। इमीडिएटली स्टोन स्टेज के ऊपर स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। करीब 10 फिगर वहाँ पे स्लोली अपीयर हुए थे। जियान की नजरें भी इन 10 फिगर्स पे जाती हैं। वो फाइनली पॉज हुई थी बीच में खड़े 3 ह्यूमन फिगर्स पे। इन तीनों में जियान ने एक पिल टावर के जाइंट हेड को देखा था। वेल देखा तो क्या, वो मिल चुका था। जुआन कौनसी। उनके लेफ्ट और राइट में 2 और एग्जिस्टेंसेस थे जिनकी और एक को जियान बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेफ्ट में खड़े ओल्ड मैन की स्किन डार्क होती है, वहीं पे उसका फेस एकदम टेंस था, मतलब वो दूर से ही नो जोक वाली फीलिंग दे रहा था। उसकी आंखें लाइटनिंग के बोल्ट जैसी होती हैं जिनमें देखने से एक चिल फैलती है। लेकिन राइट में खड़े फिगर को देख के जियान सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो थी एक ब्यूटीफुल सी वुमन जिसने चोंगसम पहना हुआ था। वेल ये क्या होता है तुम लोग सर्च कर लो। ऑल्दो जियान इस बात से सर्टेन था कि इसकी एज जुआन कौनजी से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन उसकी अपीयरेंस किसी 30 साल की औरत जैसी लग रही थी। उसका एक्सप्रेशन इंडिफरेंट था, फिर भी उसकी बॉडी एक अजीब से चार्म को एमिट कर रही थी जो कि कई सालों से इकट्ठा होता आ रहा है। ये जियान के लिए पहली बार था जब उसने उस डार्क ओल्ड मैन और उस ब्यूटीफुल वुमन को देखा है। लेकिन जिस तरीके से दोनों जुआन कौनजी के साइड में अपीयर हुए हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये पिल टावर के बाकी के 2 जायंट्स हेड्स हैं। इन तीनों के अपीयर होने के बाद क्राउड में शांति थी। अनगिनत लोगों की नजरें पॉज होती हैं इन तीनों के ऊपर जिनमें अलग अलग तरीके के इमोशंस छिपे हुए थे। पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स। यहाँ पे सेंट्रल प्रिंस की तो बात ही छोड़ दो, ये नाम पूरी दुखी कॉन्टिनेंट में अपनी रेपुटेशन को पोजेस करते थे। ये तीनों ही वो अनयूजुअल एग्जिस्टेंसेस हैं जो कि सिर्फ लेजेंड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस समय इन्होंने अपने आप को सभी के सामने रिवील किया है। आखिर ये बात अचंभे से भरी क्यों नहीं होती। हमारा ध्यान जाता है सबसे पहले जुआन कौनजी के ऊपर। वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और उनकी क्लियर आवाज सभी के कानों में जाती है। वो कहते हैं मैं हूँ जुआन कौनजी और मैं ही यहाँ पे पिल टावर को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मौजूद सारे के सारे एल्केमिस्ट को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आगे आने वाले समय के दौरान ये स्टेज तुम्हारी स्किल्स को एवेल्युएट करेगी। ओपन ग्राउंड कम्प्लीटली साइलेंट होता है। रिगार्डलेस चाहे कोई कितना भी रिबेलियस या फिर फियर्स हो, इस समय उसे अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा। इन तीनों को कोई भी टेस्ट नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल जो तीनों लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं वो इस दुखी कॉन्टिनेंट के पीक से कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है। तभी जुआन कौनजी की दोबारा आवाज आती है। वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप सभी काफी ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे पहुंचे हो, इस वजह से मैं आपका और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। जिस तरीके से पिल गैदरिंग पास्ट में कंडक्ट होती थी वही रूल सभी फॉलो होंगे। इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है जियान जुआन कौनजी के पिल गैदरिंग इंट्रोडक्शन को ध्यान से सुनता है। वो समझ जाता है कि ये जोन की बातें बिल्कुल सही हैं। क्लियरली ये सारे रूल्स पिल गैदरिंग के स्टैंडर्ड रूल्स हैं। जुआन कौनजी कहते हैं जब तक कोई इन तीनों सिलेक्शंस को पास कर लेता है वो इस पिल गैदरिंग के चैंपियन स्पॉट पे खड़ा हुआ होगा। ये कहने के बाद जुआन कौनजी की नजरें जाती हैं सामने के क्राउड पे, जिनकी आंखों में चैंपियन वर्ड को सुन के रिपल्स क्रिएट हो गई हैं। वो स्माइल करके कहते हैं इस बार की पिल गैदरिंग के चैंपियन को सिर्फ पिल टावर जायंट हेड की पोजीशन का फ्यूचर सक्सेसर नहीं माना जाएगा, बल्कि वो एक ऐसे स्क्रोल को ऑब्टेन कर पाएगा जिसमें एंशिएंट टाइम का सोल ट्रेनिंग मेथड छिपा हुआ है। उस सोल ट्रेनिंग मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद उसके लिए 8th या फिर 9th ईयर में एडवांस
होना बस एक मैटर ऑफ टाइम की बात रह जाएगी। जॉन कॉन्जी के मुंह से जस्ट ये शब्द बाहर निकले थे, नीचे खड़े डेंस क्राउड में अप्रोर क्रिएट हो जाता है। इस समय सभी अल्केमिस्ट की आंखें लाल हो गई थी। टियर 8 या फिर टियर 9 ये लेजेंडरी लेवल उनके लिए हेवन और अर्थ जैसा है। अगर वो उस एंशिएंट सोल ट्रेनिंग मेथड को ऑब्टेन कर पाते हैं तो जमीन और आसमान के बीच का ये अंतर काफी छोटा हो जाएगा। ये सभी अल्केमिस्ट के लिए बहुत ही फेटल एलियोर को पोजेस करता है। इस तरीके के अट्रैक्शन को इवन जियान भी इग्नोर नहीं कर पाता। जैसे जॉन कॉन्जी के मुंह से शब्द बाहर आए थे, उसकी ब्रीदिंग भी क्विक हो गई थी। वो अच्छे से जानता था कि एंशिएंट टाइम का वो सोल ट्रेनिंग मेथड कितना रेयर होता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसा ट्रेजर प्राइसलेस है। यार अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। वो कहता है इस बार के चैंपियन स्पॉट को मुझे टारगेट करना ही होगा। उसकी डार्क ब्लैक आईज में एक हीट फ्लैश होती है। पिल टावर की जायंट हेड का पोटेंशियल सक्सेसर होना, इस बात का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस सोल ट्रेनिंग मेथड को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता था। वो क्लियरली समझता था कि अगर वो टियर 9 का एल्केमिस्ट बनना चाहता है तो उसके पास सोल ट्रेनिंग मेथड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग स्क्रोल के उसे पूरा एफर्ट लगाना होगा। जॉन कॉन्जी ऊंची स्टेज पे खड़े होकर सभी एल्केमिस्ट की लाल आंखों को देखते हैं। एक स्माइल के साथ उनकी नजरें जाती हैं आसमान की तरफ। जैसे वो अपनी स्लीव्स को वेव करते हैं, एक इनविजिबल रिपल फैली थी। ये खाली स्पेस में टकरा के बड़े बड़े गॉन्ग साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। जॉन कॉन्जी की फिंगर पॉइंट होती है उस बड़े से स्क्वायर की तरफ। वो कहते हैं टाइम खत्म हो गया। जो भी कंपेटिटर्स टियर 5 से ऊपर है वो इस सोल फैंटेसी रियल में एंटर करो। यही होने वाली है तुम्हारी फर्स्ट हर्डल। वो डीप ग्रे कलर का स्पेस ट्विस्ट होता है जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस की मिस्टीरियसनेस और भी बढ़ गई थी। हमें एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। जॉन कॉन्जी ने अनाउंसमेंट करी थी, नीचे के क्राउड में से अनगिनत लोग शूट होते हैं। इन्होंने मक्खियों के छत्ते की तरह आसमान को कवर कर लिया था। जिसके बाद ये सभी एंटर कर जाते हैं उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में। इन सभी लोगों को तूफान की तरह डिस्टॉर्टेड स्पेस में एंटर करते हुए देख जियान भी एक डीप ब्रेथ इनहेल करता है। उसके कदम आगे बढ़े थे। पीछे से लिटिल फेट डॉक्टर के ग्रुप की चीयरिंग की आवाज आती है। वो कहते हैं डू योर बेस्ट। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल सरफेस हुई थी। उसके पैर जमीन में प्रेस होते हैं और वो एक ब्लैक फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर उस डीप ग्रे डिस्टॉर्टेड स्पेस में एंटर कर जाता है। इस मोमेंट में पिल गैदरिंग का इंटेंस कंपटीशन फाइनली शुरू हो गया है। इतने सारे लोगों को फैंटेसी रियल में एंटर करते हुए देख जॉन कॉन्जी नॉड करते हैं। अपने दोनों हाथों को स्लीव्स के अंदर इंसर्ट करके वो कहते हैं इस बार की पिल गैदरिंग और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि कुछ ओल्ड फेलोज भी आए हैं। वो डार्क स्किन्ड ओल्ड मैन अपनी आईब्रोज को रेज करता है। उसकी लाइटनिंग बोल्ट जैसी आंखें भी दिखती हैं ह्यूमन फिगर्स को जो फैंटेसी रियल में लगातार एंटर कर रहे थे। वो कमेंट करते हुए कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑर्डिनरी हेवली फ्लेम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन सभी लोगों के लिए बहुत टेम्पटिंग है। इस रीजन की वजह से नेचुरल बात है कि वो यहाँ पे आके कम्पीट करना चाहेंगे। हमारा ध्यान जाता है उस ब्यूटीफुल सी वुमन पे जो जॉन कॉन्जी के साइड में खड़ी हुई थी। वो कहती कुछ यंगर जनरेशन के मेंबर्स उनसे वीक नहीं है। भले वो ओल्ड फेलोज पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एंड में जाके उनकी भी हालत खराब होने वाली है। ये सुन के जॉन कॉन्जी नोड करते हैं। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए वो स्माइल करके बोलते हैं इस बार यंगर जनरेशन में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग लोग हैं, लेकिन मैं तो बस एक चीज के बारे में क्यूरियस हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जियान कहाँ तक पहुँच पाएगा। वो डार्क स्किन्ड ओल्ड मैन स्टार्टल्ड हो गया था। उसकी नजरें जाती हैं साइड में खड़ी प्रिटी वुमन पे। वो कहता है जियान याओ चैन का डिसाइपल। वो प्रिटी वुमन तुरंत ही स्टार्टल्ड हो गई थी। पिछले कई सालों में वो लगातार रिट्रीट में रही है। अगर 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करने जैसी इंपॉर्टेंट बातों को छोड़ दिया जाए तो ये अपनी ट्रेनिंग स्टेट से बाहर नहीं आती थी। ये बात कहनी भी बिल्कुल गलत नहीं होगी कि पिल टावर के तीनों जायंट हेड्स में सबसे लो प्रोफाइल रखती है। इवन कुछ लोग जिन्होंने नया नया पिल टावर में एंटर किया है, हो सकता है कि उन्हें इसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी न मालूम हो। कई लोगों को लगता है कि पिल टावर की हिस्ट्री में कोई जायंट हेड वुमन नहीं रही है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोगों को ये पहले पता है कि साविंग से पहले ऑलरेडी पिल टावर की एक जायंट हेड वुमन रह चुकी है और तो वो साविंग से बहुत ओल्ड भी है। इस मिस्टीरियस प्रिटी वुमन का नाम एक समय दुखी कॉन्टिनेंट में फैल गया था। उसकी रेपुटेशन बाकी के दोनों जायंट हेड से बिल्कुल कम नहीं होती। ऑल्दो पिछले कई सालों से वो लगातार रिट्रीट में रही है और उसने अपने आप को दुनिया के मामलों में इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन जब ये पुराना नाम उसके कानों में दोबारा जाता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्लिंट फ्लैश हुआ था। जॉन कॉन्जी इन दोनों को इन्फॉर्म करते हैं। वो कहते हैं जिस तरीके से जियान ने बताया है याओ चैन को हॉल ऑफ सोल ने कैप्चर कर लिया है। एक बार पिल गैदरिंग खत्म होती है तो परहैप्स हम उस ओल्ड फेलो की हेल्प कर सकते हैं। आफ्टर ऑल चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक समय पे उसने हमारे पिल टावर की बहुत हेल्प करी थी। इस मामले के बारे में जान के उस प्रिटी वुमन का फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है। उसकी उस काम मेंटेलिटी में फ्लक्चुएशंस होनी शुरू हो गई थी। वो एक डल एक्सप्रेशन के साथ बोलती है उस ओल्ड फेलो को तब इतना ग्रेट एक्ट करने की क्या जरूरत थी। उसे पता था कि हॉल ऑफ सोल उसे टारगेट कर रहा है, फिर भी निश्चिंत होकर दुनिया में घूमता रहा। ये ऐसे अंजाम को डिजर्व करता था। जॉन कॉन्जी सहाय करते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे ये बहुत आसान मामला हो, लेकिन हम में से किसको ये नहीं पता है कि उस ओल्ड फेलो के बारे में सबसे ज्यादा चिंता तुम ही करती हो। पिछले कई सालों में तुमने चुपचाप से कई एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया है जिससे याओ चैन की खबर तुम्हें मिल सके। हम दोनों इस बात को जानते हैं। उस प्रिटी वुमन की आईब्रोज वर्टिकल हो जाती हैं। वो बिना किसी गुस्सा के बहुत ही माइटी अपीयर हो रही थी। वो कहती है उसके जिंदा या मुर्दा होने
होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये शब्द बाकी दोनों जायंट्स हेड सुनते हैं तो वो समझ पा रहे थे कि इनके पीछे कोई पावर नहीं है। फिर भी वो दोनों इस प्रिटी वुमन का कैरेक्टर समझते थे। हम उन दोनों को अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। इन तीनों के आर्ग्यूमेंट्स को सुन के सभी एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पिल टावर के सभी एल्डर्स मिलकर एक डिसीजन पे आते हैं। वो ऐसे एक्ट करते हैं कि उनके कानों में कुछ गया ही नहीं। जुआन कॉन्जी और बाकियों के साइलेंस को देख के वो प्रिटी वुमन थोड़ी काम डाउन होती है। उसकी आंखें थोड़ी डिम हो गई थी जिनमें कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस फ्लैश होते हैं। वो कहती है पिल गैदरिंग के खत्म होने के बाद मैं इस लिटिल फेलो से मिलती हूँ। मैंने सुना है हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे मेंबर्स इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो वो उसका डिसाइपल है। जुआन कॉन्जी और वो डार्क स्किन्ड मैन ये सुन के एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद एक नोट के साथ वो कुछ भी कहना बंद कर देते हैं। जैसे ही जियान की बॉडी डीप ग्रे डिस्टॉर्टेड स्पेस में एंटर कर रही थी वो सेंस करता है कि उसके चेस्ट के बैज में से एक रिपल फैल रही है। इस रिपल के फैलने से उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में से एक सक्शन फोर्स इरप्ट हुई थी। जब जियान की बॉडी उसमें टच होती है इसने जियान को अंदर खींच लिया था। अचानक से आई इस सक्शन फोर्स की वजह से जियान की आंखें थोड़ी चकमुदे आ गई थी। अंग्रेजी में बोले तो डेजर्ट हो गई थी। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को उस डीप ग्रे मिस्टीरियस स्पेस के अंदर डिस्कवर करता है। यहाँ पे काफी थिक डीप ग्रे वेपर फैली हुई थी। खुली आंखों से आधी मीटर की दूरी के आर पार भी नहीं देखा जा सकता था। और तो और अगर किसी को देखने का थोड़ा रास्ता मिल भी जाता है उस स्पेस के बीच में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता था। क्लियरली ये जगह सो कॉल्ड फैंटेसी रियल्म हर्डल है। जियान के पैर लगातार डीप ग्रे वेपर में खड़े रहते हैं। वो रैंडमली चारों तरफ नहीं भागता। फैंटेसी रियल्म में खड़ा जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आईब्राउ से बाहर आती है मेजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि पानी की वेव्स की तरह चारों तरफ फैलने लगी थी। ये डीप ग्रे वेपर क्लियरली सोल को सप्रेस करता है। ये जोंग ने इस बारे में पहले ही बताया था। इस वजह से वो बहुत सरप्राइज फील नहीं करता। इस तरीके के सप्रेशन में एक लिमिट है और जिस लेवल पे जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है वो बिना किसी दिक्कत के आसपास की जानकारी ले पा रहा था। फिर भी जियान ये सेंस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन की रीच रिड्यूस हो गई है। जियान की फैलर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से वो आसपास के डीप ग्रे वेपर को सेंस कर पा रहा था। वो सेंस करता है कि यहाँ पे कई रिपल्स फॉर्म हो रही हैं। इसका मतलब है कि नए नए कंपेटिटर्स एंटर हो रहे हैं। जियान की आंखों में रिवील होता है कंटेम्पलेशन वाला एक्सप्रेशन। मतलब वो था गहरी सोच में। वो कहता है यहाँ की एनर्जी उस हेवनाई माउंटेन रेंज की एनर्जी से थोड़ी सिमिलर है लेकिन वहाँ पे ये नेचुरली फॉर्म हुई थी। वहीं पे यहाँ की भूल भुलैया AKA मेस को क्रिएट किया गया है डिस्टॉर्टेड स्पेस से। इंसान को ट्रैप करने वाले इस मेथड से डील करना थोड़ा ट्रबलसम है। इस जगह को पिल टावर के एक्सपर्ट्स ने फॉर्म किया होगा। उन लोगों ने भयानक स्ट्रेंथ का यूज करके स्पेस को डिस्टॉर्ट किया होगा। ये डिस्टॉर्टेड स्पेस बहुत मैसिव था। अगर कोई रैंडमली इसके अंदर एंटर करता है तो वो वहीं से अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन को खो देगा जिस वजह से उसके यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी ये फैंटेसी रियल्म हर्डल चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो एट द एंड ये इंसानों के हाथों से ही बनी है। अगर कोई इस एरिया से सक्सेसफुली बाहर जाना चाहता है तो उसे इस जगह में स्पेशल डिस्टॉर्शन के ट्रेसेस को ढूंढना होगा। जहाँ पे डिस्टॉर्टेड स्पेस के रास्ते मुड़ते हैं उन्हें फॉलो करके इस फैंटेसी रियल्म से सक्सेसफुली बाहर आया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसे एक्सप्लेन करना जितना आसान है इसे रियलिटी में बदलना उतना ही डिफिकल्ट। यहाँ पे परमिएट हो रहा ये अजीब सा वेपर आईसाइट और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सप्रेस करता है। ऐसे माहौल में कॉम्प्लिकेटेड स्पेशल ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करना क्लियरली ये काम आसान तो नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड जैसा हो जाएगा। अच्छी बात है कि जियान ऑर्डिनरी कैटेगरी में नहीं आता। जिस लेवल की स्ट्रेंथ उसकी करंट सोल पोजेस करती है कई टियर 7 हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट भी उससे कंपेयर नहीं करे जा सकते। ऑल्दो उसकी सोल को भी एक ग्रे कलर का वेपर सप्रेस कर रहा था लेकिन ये जियान को फैंटेसी रियल्म हर्डल को क्रॉस करने से नहीं रोक सकता। हमें सोच की साउंड सुनाई देती है। जब जियान के कानों में हवा को चीरने वाली आवाज आती है उसके चेहरे पे एक हल्की स्माइल आ गई थी। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए सेंस कर पा रहा था कि कैसे कई एल्केमिस्ट चारों तरफ दौड़ दौड़ के अपने आप को यहाँ पे फंसा ले रहे हैं जिसके बाद वो इस डिस्टॉर्टेड स्पेस में स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। जियान चुपचाप से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाता है। अपने दोनों हाथों को पीछे करके वो अपने जेंटल कदम को आगे बढ़ाने लगा था। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जो रास्ते मिलते जाते हैं जियान बड़े आराम से उन्हें फॉलो करता जा रहा था। ये डिस्टॉर्टेड स्पेस अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा था और अगर इनमें स्पेशल फोर्स को भी ऐड कर दिया जाए तो ये जगह सच में किसी मेज की तरह लगती है। अगर कोई अपने दिमागी संतुलन को खोकर डिस्टॉर्टेड स्पेस के फोर्स में फंस जाता है तो फिर उसकी पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने वाली क्वालिफिकेशंस तो गई समझो। भले ही जगह एकदम एंडलेस लग रही हो बट इस बात को रियलाइज करके जियान को कोई एंजाइटी फील नहीं होती। उसके पैर लगातार स्टेडी तरीके से चलते रहते हैं। जाते जाते उसने कई कंपटीटर्स को स्पेशल फोर्स में टकराते हुए देखा। इस वजह से वो समझ गया था कि अगर वो ऐसी जगह में रेकलेस बिहेव करता है तो वो इस कंपटीशन से नॉकआउट हो जाएगा। ऑफ कोर्स जियान को इस समय के दौरान कई जेन्युइन एक्सपर्ट्स भी मिलते हैं लेकिन जिस चीज को जान के उसे शॉक लगा था वो ये था कि उन सभी ने जियान के परसेप्शन को सेंस कर लिया था। हाउएवर वो जियान से यहाँ पे बातचीत करने के लिए नहीं आते बल्कि वो कॉशियस होकर और भी दूर चले गए थे। इन सभी को ऐसे विड्रॉ करते हुए देख जियान सरप्राइज फील नहीं करता। बस उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैक्सिमम एल्केमिस्ट जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सच में एक खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। स्पेशली यहाँ की सिचुएशन को देख के जियान ये कह सकता है कि कई लोगों को ये सो कॉल्ड फैंटेसी रियल्म हर्डल रोक नहीं पाएगी।
थी। डीप ग्रे वेपर में जियान के स्थिर कदम लगातार आगे बढ़ते हैं। अगर वो टाइम को काउंट करे तो यहाँ पे आए जियान को 1 घंटा हो चुका होगा और तो और वो सेंस कर पा रहा था कि अब उसके सामने की स्पेशल डिस्ट्रॉशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। कई बार जियान का रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं वो स्पेशल फोर्स। इस वजह से जियान को गोल गोल चक्कर मारना पड़ता है, फिर भी उसके स्टेडी कदम रुकते नहीं है। अचानक से उसके हाथ में एक थॉट फ्लैश हुआ था। वो अपने सर को उठा के सामने के धुएं को देखता है। वो सेंस करता है कि उस स्पॉट पे कई रिपल्स फॉर्म हो रही हैं। इमीडिएटली एक एल्डरली फिगर उसके सामने आया था, लेकिन जब ये एल्डरली फिगर उसकी आंखों में क्लियर होता है तो उसके दिल ने तो धड़कना ही बंद कर दिया था। सामने खड़े इस ओल्ड मैन को देख के जियान की आंखें स्टन्ड हो गई थी। वो कहता है, टीचर, ये फैमिलियर फेस याओलाओ का ही था, जिन्हें हॉल ऑफ सोल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। जियान के सामने खड़े हुए याओलाओ स्माइल करते हैं, जिसके बाद वो जियान को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। इस फैमिलियर चेहरे को देख के जैसे जियान की बॉडी तो उसकी मान ही नहीं रही थी। उसके कदम ऑलमोस्ट आगे बढ़ गए थे, लेकिन जैसे वो अपने पैर को ऊपर उठाता है उसके दिल में एक सेंस ऑफ डेंजर अपीयर होता है। हवा में ही उसका पैर रुक गया था। फाइनली वो एक गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में क्लैरिटी आती है। जियान भौं से कोड के सामने के फिगर को देखता है। वो कहता है, ये एक इल्यूजनरी फिगर है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि फैंटेसी रियल्म हडल के डीप रीजन्स पार्टिसिपेंट्स की मेमोरी से इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। इस फिगर को काफी देर बाद देखने के बाद जियान साई करता है। जैसे उसने हाथ को वेव किया था, एक शार्प हवा की वजह से वो फिगर बिखर जाता है। उस फिगर के पीछे छिपे हुए स्पेशल फोर्स रिवील हुए थे। इन स्पेशल फोर्स में से एक अजीब सा ब्लैक वेपर बाहर आता है। जियान की आंखें फोकस्ड होती हैं स्ट्रेंज वेपर पे। वो समझ गया था कि वो इल्यूजनरी फिगर इससे रिलेटेड है। जियान कहता है, ये फैंटेसी रियल्म हडल रिस्की है। इन सभी फैक्ट्स को रियलाइज करके जियान के दिल में अलर्टनेस बढ़ जाती है। वो सेंस कर पा रहा था कि फैंटेसी रियल्म हडल का एग्जिट दूर नहीं है। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलती है। उसे सामने का स्पेशल ट्रेस मिल जाता है। जियान के पैरों ने दोबारा मूव करना शुरू कर दिया था। इस जर्नी के दौरान जियान को कई इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। इन इल्यूजन्स में जूनर, काइलिन, शाओजेन और यूनियन शामिल थे। इन सभी लोगों की मेमोरीज जियान के दिमाग में बहुत डीप है, लेकिन क्योंकि जियान पहले ही अपना सबक सीख चुका है तो फिर इन इल्यूजनरी फिगर्स को देख के वो अपने दिमागी संतुलन को नहीं खोता। ये इल्यूजनरी फिगर्स चाहे कितने भी अच्छे दिखाई दे रहे हो, वो बस इन्हें देख के थोड़ा नॉस्टैल्जिया की फील करता था। इन सभी को बिखराते हुए वो आगे चला जाता है। उसे आगे भी कई इल्यूजन्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो उसके कदमों को बिल्कुल रोक नहीं पा रहे थे। जियान करीब आधे घंटे तक लगातार आगे चलता रहता है, जिसके बाद अचानक से उसके सामने का डीप ग्रे डेंस फॉग कम हो गया था। जैसे ही वो थोड़ी और दूरी पे जाता है उसके सामने अपीयर होता है एक 10 फुट बड़ा डिस्टॉर्टेड ब्लैक होल। ये स्पेशल टनल पिलरियम को जाती थी। उस स्पेशल टनल के सामने एक बहुत ही वाइड एरिया था, लेकिन उसके चारों तरफ का स्पेस भी डिस्टॉर्टेड होता है। क्लियरली ये एक स्पेशल रेस्टिंग पॉइंट है, जिसे पिल टावर के एक्सपर्ट्स ने फोर्सफुली क्रिएट किया है। इस तरीके की स्किल और ग्रैंडनेस सच में आउटस्टैंडिंग है। इवन आइस रिवर वैली जैसे फैक्शंस के पास भी ऐसी एबिलिटीज नहीं है। अभी इस ग्राउंड में कई फिगर्स बैठे हुए थे। इन सभी का ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियरली ये सभी वो कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने पहली हर्डल को क्रॉस कर लिया है। ये सारे ह्यूमन फिगर्स बिखरे हुए थे। ये एक दूसरे को कॉशियस नजरों से देख रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं कि साथ में लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन उनके नंबर्स माइनॉरिटी में थे। भले ये लोग 2 या 3 के ग्रुप में हो, इनकी आंखों में अलर्टनेस बिल्कुल गायब नहीं होती। ऐसी जगह पे कोई फ्रेंड नहीं होता। यहाँ पे होते हैं तो बस कॉम्पिटिटर्स। जैसे जियान यहाँ पे अपीयर होता है, ये सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अलग अलग इमोशन से भरी नजरें जियान के ऊपर फोकस्ड हो जाती हैं। भले कई लोगों की नजरें फ्रेंडली नहीं थी, फिर भी जियान के एक्सप्रेशन हमेशा नॉर्मल रहते हैं। वो पूरे एम्प्टी ग्राउंड को ध्यान से देखता है। जियान को दिखाई देते हैं शाओविंग और सोंगजिंग। जब जियान की नजरें शाओविंग और सोंगजिंग के ऊपर गई थी तो ये दोनों भी जियान को सेंस करते हैं। शाओविंग इनिशियली स्टार्टल्ड हो गई थी, लेकिन इमीडिएटली उसके चेहरे को कवर कर लेती एक इंचेंटिंग स्माइल, जिसकी वजह से कई लौंडों की धड़कनें बढ़ गई थी। लेकिन सोंगजिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा डल हो जाता है। दूर खड़ा जियान भी इन दोनों को देख के स्माइल पास करता है, लेकिन वो आगे बढ़ के इन्हें ज्वाइन नहीं करता। जियान एक खाली सी जगह ढूंढ के बैठ गया था। वो इन दोनों लोगों के क्लोज नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अभी तक जियान इन्हें समझ नहीं पाया है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जियान इनके साथ अगर कोऑपरेशन करता भी है तब भी वो इसे धोखा नहीं देंगे। उसने खुद ऐसे सीन्स को कई बार एक्सपीरियंस किया है। नेचुरली उसका दिल भी काफी कॉशियस था। भले पिल गैदरिंग के इस राउंड में पिलियन में एंटर करके कुछ स्पेसिफिक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना ही हो, लेकिन ये बात सिर्फ सरफेस की हो रही है। जियान जानता था कि ये फेज बहुत ही क्रिटिकल है। इस पहले राउंड में बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि टेस्ट कितना डिफिकल्ट है। जियान अपने दिल में समझता था कि सेकंड राउंड के खतरनाक से कंपटीटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वजह से अगर तुम दूसरे इंसान पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर कोऑपरेशन से अच्छा है कि तुम अकेले ही काम करो। जियान को अकेले बैठते हुए देख सोंगजिन रिलीफ फील करता है, लेकिन ये देख के शाओविंग की आईब्रोज एकदम सिकुड़ जाती हैं। जियान लगातार उसे इग्नोर कर रहा है। रिगार्डलेस उसके अंदर चाहे कितनी भी पेशेंस हो, नेचुरल सी बात है कि उसे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। शाओविंग किसी खूंखार बिल्ली की तरह अपने दांतों को मींचती है। वो कहती है, ठीक है तुम अभी एक्टिंग करते रहो, फिर रियल में एंटर करने के बाद मैं भी देखती हूँ कि तुम अपना ध्यान कैसे रखते हो। नेचुरली जियान को नहीं पता होता कि शाओविंग क्या सोच रही है। बैठने
के बाद उसका ध्यान गया था स्पेशल टनल की तरफ जो उससे थोड़ी सी दूरी पे है। टनल के सामने होता है एक एल्डर। हम इसके नीचे एक मेटल से बने हुए शेल को देख सकते हैं। बेसिकली वो उस टर्टल शेल पे बैठा हुआ था। उस एल्डर के चेस्ट के बैच को देख के पता लगाया जा सकता है कि वो क्लियरली पिल टावर का मेंबर है। जियान इस लेजी लुकिंग एल्डर को ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हार्ट एकदम ट्रेम्बल हो गया था। वो बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल सेंस नहीं कर पा रहा था। वो कहता है सच में ये पिल टावर है। यहाँ पे बहुत सारे हिडन एक्सपर्ट्स देखने को ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे ही वो एल्डर जो कि काइंड ऑफ सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, उसने अपनी आंखें जैसे ही खोली थी, जियान अपनी नजरों को उसके ऊपर से हटा लेता है। उसने सेंस किया था कि जैसे उस एल्डर ने अपनी आंखें खोली, उसके आईब्राउज के बीच की स्ट्रेंथ थोड़ी शेक हो गई थी। उस ओल्ड मैन की इंडिफरेंट निगाहें जाती हैं जियान के ऊपर, जिसके बाद वो पूरे एरिया को स्कैन करने लगा था। वो अपनी कमजोर सी आवाज में कहता है शायद अब टाइम हो गया है, अब तुम पिलियल में एंटर कर सकते हो, लेकिन उसमें एंटर करने से पहले तुम्हें मुझसे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की टास्क लिस्ट, पिल रियल्म का मैप और एक स्पेशल रॉक रिसीव करनी होगी। मेडिसिन लिस्ट के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को तुम्हें ढूंढना होगा, क्योंकि अगर तुम मेडिसिन लिस्ट में दिए गए मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे नहीं कर पाते हो तो तुम इस सेकंड हर्डल को पास नहीं कर पाओगे। मैप को कैसे यूज किया जाता है मैं उसके बारे में तो बात नहीं करने वाला। उसमें पिल रियल्म का एग्जिट पॉइंट है। जब तुम दिए गए सारे के सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हो तो तुम उस जगह पे जा सकते हो। वो ओल्ड मैन कहता है जहाँ तक बात रही स्पेशल रॉक की, वो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। अगर तुम्हें किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहाँ पे तुम्हारी जान के ऊपर खतरा है तो तुम उस रॉक को शैटर कर सकते हो, जिससे तुम पिल रियल्म से अपने आप ही बाहर आ जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम स्पेशल रॉक को शैटर करोगे, तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशंस को भी लूज कर दोगे। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसी? इस एक्सप्लेनेशन को सुन के सभी हल्के से नोट करते हैं। जो लोग इतनी खतरनाक स्पीड से यहाँ पे आ पाए हैं, उन सभी की एबिलिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे है। वो क्लियरली जानते हैं कि जो एल्डर उनके सामने खड़ा हुआ है वो कोई ऑर्डिनरी ओल्ड मैन नहीं है। उस एल्डर के चेहरे पे आती है स्माइल। वो कहता है क्योंकि पिल रियल में खंडर में बदल चुका है, वहाँ पर ज्यादा समय तक रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 दिन दिए जा रहे हैं। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करना ये एल्केमिस्ट की बेसिक एबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत है। एडिशनली भले इंसानों के लिए रहने के लिए पिल रियल सही जगह ना हो, लेकिन ये मैजिकल बीस्ट के लिए तो स्वर्ग जैसी जगह है। इतने सालों की रिप्रोडक्शन की वजह से वहाँ के मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर तुम उन्हें मिलते हो या वो तुम्हें मिलते हैं, तुम बस ये समझ लो कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। वहाँ पे अपनी जान मत गंवाना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कोई रेस्क्यू नहीं करने वाला। तुम सभी को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पिल गैदरिंग कोई गेम नहीं है और ना ही ये नॉर्मल लेवल का कंपटीशन है। ये जगह एक जंग का मैदान है जहाँ पे ब्लडी फाइट्स भी देखी जाती हैं। और तो और जो उस खूंखार फाइट में लास्ट में खड़ा रह जाएगा वही इस पिल गैदरिंग का चैंपियन होगा। एक इंसान सक्सेसफुल होगा, वहीं पे हजारों लोग फेल होंगे। यही है ट्रू मीनिंग ऑफ पिल गैदरिंग। एंड तक बोलते बोलते उस ओल्ड मैन की आवाज काफी कोल्ड हो गई थी। वो ओल्ड मैन बोलता है अब मैं अननेसेसरी वर्ड्स को बोलना नहीं चाहता। जो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है वो मेरे पास आके तीनों चीजें ले सकते हैं। वापस जाने के लिए अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। ये कहने के बाद टर्टल शेल पे बैठा वो ओल्ड मैन चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई भी विड्रॉ नहीं करता। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के पास स्किल्स हैं, सिर्फ शब्दों की वजह से वो डरने वाले नहीं थे। जैसे उस एल्डर ने बोलना बंद किया था, एल्केमिस्ट रूप में एक मिडिल एज मैन खड़ा होता है, जिसके बाद वो टर्टल शेल वाले एल्डर के पास जाके आइटम्स को रिसीव करता है। तीनों चीजों को रिसीव करने के बाद वो मिडिल एज मैन जाने लगा था उस स्पेशल टनल की तरफ। देखते देखते वो फाइनली गायब हो जाता है। जैसे ही मिडिल एज मैन पहला कदम लेता है, कुछ और लोग आगे आना शुरू कर देते हैं। तीनों आइटम्स को रिसीव करने के बाद वो स्पेशल टनल में एंटर कर गए थे। यान को स्पेशल टनल में एंटर करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो आराम से बैठ के इन सभी को कोल्ड आंखों से ऑब्जर्व कर रहा था। जो इन्फॉर्मेशन इस टर्टल शेल वाले एल्डर ने बताई है, अकॉर्डिंग टू दैट ये पिल रियल में आसान नहीं होने वाला, ना ही माहौल वहाँ पे फ्रेंडली होगा। खैर इसके बारे में अगर थोड़ा सोचा जाए तो ये बात नॉर्मल भी है। ये जगह दूसरी कॉन्टिनेंट से आए मैक्सिमम एल्केमिस्ट को एलिमिनेट करेगी। अगर कोई ये कहता कि डेंजरस नहीं होने वाली तो शायद उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता। इस वजह से जो लोग आगे जा रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम्स को सबसे पहले फेस करना होगा। जब 100 लोग स्पेशल टनल में एंटर कर जाते हैं, साविंग और सोंगचिंग भी खड़े होते हैं। उस ओल्ड मैन से तीनों चीजों को रिसीव करने के बाद वो टनल में एंटर कर गए थे। ऑफ कोर्स जैसे ही वो विच स्पेशल टनल में एंटर करती है, वो जियान को एक बार घूरना नहीं भूली थी। साविंग के ग्रुप के एंटर करने के बाद जियान भी खड़ा हो गया था। वो जस्ट मूव होने वाला होता है, उसके पीछे के स्पेस में एक रिपल फॉर्म हुई थी। वहाँ पे अपीयर होता है कि यंग मैन। अचानक से जियान इसके अंदर से कुछ सेंस करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जियान की आंखों में एक डेंस चिल फ्लैश हुई थी, क्योंकि ये फिगर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ये वही लौंडा जिसने जियान के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। इसने जियान की इन्फॉर्मेशन को हॉल ऑफ सोल को सेल किया है। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है प्रोफाउंड जोन सेक्ट के चैंगशियान की। चैंगशियान अभी भी व्हाइट क्लोथ्स पहने हुए था। उसके हाथ में वो मेटल फैन मौजूद होता है। एक बार देखने पे वो सही लग रहा था, लेकिन इस बार उसके चेस्ट पे एक एडिशनल बैज होता है। इस बैज के अंदर 7 पर्पल गोल्ड स्टार फ्लिकर हो रहे होते हैं। क्लियरली ये भी टियर 7 का मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर है। एंटर करने के बाद चैंगशियान भी चारों तरफ देखता है। फाइनली उसकी आंखें पॉज होती है जियान पे, जो कि थोड़ी
थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था। इनिशियली तो वो स्टार्टल्ड हो गया था, फिर उसके चेहरे पे आ जाती है मॉकिंग स्माइल। वो अपने पर्पल कलर के फैन को दूसरे हाथ में नॉक करता है और वो स्पेशल टनल की तरफ जाने लगा था। लेकिन जब वो जियान के साइड से जा रहा होता है तो वो अपने फुटस्टेप को पॉज करके एक हल्की आवाज में कहता है, जियान राइट, अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम्हारी लाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग है। इवन जब उस इंसान ने खुद एक्ट किया तब भी वो तुम्हारी जान को नहीं ले पाया। जियान की आंखें भी लैंड करती हैं उस सिनिस्टर लुकिंग चैंगशियान के चेहरे पे। उसके चेहरे पे एक डीप मीनिंग वाली स्माइल आ गई थी। वो कहता है, यंग सेक्ट लीडर चैंगशियान, पिल रीजन में एंटर करने के बाद तुम चुपचाप से छिप जाना, वरना प्रोफाउंड जोन सेक्ट बिना सक्सेसर के रह जाएगा। वो पर्पल कलर का फैन उसके दूसरे हाथ में स्मैश होता है। उसकी कोल्ड आंखें जियान के ऊपर जाती हैं। वो भी नॉट करने के बाद जियान से कहता है, ये सेम शब्द मैं तुम्हें वापस करना चाहूंगा। उम्मीद करना कि तुम मुझे पिलरियल में ना मिलो, वरना मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। इन शब्दों को कहने के बाद चैंगशियान के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी और कुछ न कहते हुए वो टनल की तरफ जाने लगा था। उस टर्टल शेल एल्डर से कुछ चीजों को रिसीव करने के बाद वो फाइनली टनल में एंटर कर गया था। स्पेशल टनल में चैंगशियान को डिसअपीयर होते हुए देख जियान स्माइल के साथ देखता है, लेकिन वो स्माइल एक डेंस किलिंग इंटेंट को कंटेन करती थी। वो डेफिनेटली इस चैंगशियान की जान लेने वाला है। जियान अपनी बत्ती से दिखाता है। वो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बाकियों के हाथों से नहीं मारे जाओगे, वरना वो तो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होगी। वो 2 कदम आगे बढ़ा के टर्टल शेल एल्डर से आइटम्स को रिसीव करता है। फाइनली ये चले गए थे स्टोरेज रिंग में। जैसे जियान का फिगर स्पेशल टनल को टच करता है उसकी बॉडी डिसअपीयर हो गई थी। इसी के साथ इस वाले पार्ट को भी हम डिसअपीयर कर देते हैं। इतने भयानक से जोक के लिए तुम लोग लाइक तो कर ही सकते हो। खैर ये एपिसोड कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिखो। आजकल तुम्हारा रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है, कहीं डिमोटिवेट हो गया तो फिर 20 मिनट का वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे पिल रियल्म के अंदर का सीन। शुरुआत में ही बात होगी एक बहुत ही भयंकर से पिल इंग्रेडिएंट की। क्या कह रहे हो, स्पॉइलर दे दूं? चलो मैं तुम्हें उस पिल इंग्रेडिएंट का नाम बताता हूँ। उसका नाम है 10,000 ईयर्स ओल्ड ग्राउंड रहमानिया ग्लूडनोसा। खैर विचित्र से और भी कई सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे होंगे, उसे देखना आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। वीडियो का करंट लाइक टारगेट भी हम 7000 लाइक्स का ही रखते हैं। कल का वीडियो अगर आज देखना है तो ये लाइक टारगेट शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी का डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, उन्हें अगर नीचे लाल बटन दिख रहा है तो उसे ग्रे कर दो। हाँ प्रेस करके ही करोगे। ऐसा करने से तुम्हारे भाई की बहुत हेल्प होगी। और मजे की बात तो ये कि सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं लगते। ऑफ कोर्स अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप अभी भी ओपन है। ज्वाइन बटन आपको चैनल की होम पेज पे मिल जाएगा। हमारे प्रीमियम मेंबर बन के आप अर्ली एक्सेस का भी फायदा उठा पाओगे। बेसिकली शाम को मैं जैसे एपिसोड्स को प्रिपेयर करता हूँ आपको वो तुरंत ही देखने को मिल जाया करेंगे। इसी पॉइंट पे हम करते हैं अपनी वीडियो को क्लोज। जिन लोगों ने पिछला वीडियो मिस कर दिया है उन्हें वो लेफ्ट में दिख रहा होगा, राइट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट एपिसोड को। ऑफ कोर्स जैसे वो रिलीज होता है। हमारा मिल रहा होगा वीडियो को इस पार। तब तक के लिए टेक केयर।